नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी और रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों के अब 60 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है। वीडियो भी पीपीडी एग्जाम और शायद पुलिस कांस्टेबल के तो लास्ट 8 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस सेट मैं करवा देता हूँ। इससे पहले मैंने करवाए भी थे। देखिए, इन वीडियोस को अच्छे देखे ना, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनके आसपास यहाँ पे घूमते हैं। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अनल शब्द का समानार्थी कौन सा है? अनिल, मरुत, वैष्णवर या फिर तिमिर? तो इसमें से राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये है आपका वैष्णवर है। ठीक है, अनल के अन्य समानार्थी शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो ये होते अग्नि होता है, आपको पता ही है। ठीक है, कौन सा है? अग्नि होता है, साथ ही साथ पावक होता है और हुतासन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेकंड है, किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है? चीता, भेड़िया, गीदड़, गिलहरी, तितली, मैना, दूध, चीनी, पानी, कबूतर, लड़के या इमली? तो इसमें से ओनली क्या पूछा गया है? पुल्लिंग शब्द की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो पहली चार्ट देखिए आप लोग। चीता हो गया, पुल्लिंग है। भेड़िया और गिदड़, ये तीनों क्या है आपके यहाँ पे? पुल्लिंग है। बाकी औरों में क्या है? गिलहरी, तितली, मैना। देखिए, तितली वगैरह क्या होती है? ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है, जिन संज्ञा शब्दों में यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है ना, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चीता हो गया, भेड़िया हो गया, गिदड़ हो गया। ठीक है, ये सब क्या है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। तीसरा है, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है? पूजनीय, पूजनीय। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय। ठीक है, तो ये आपका कौन से में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। बाकी जो पूजनीय है या फिर पूजनीय है, ये सब क्या है? आपके अशुद्ध है। ठीक है, तो देखिए, मैंने पहले कहा है, ये 100 क्वेश्चन जो रहेंगे, आपको एक बुक पे अपनी जो पेज होगा वहां पे A4 साइज, तो वहां पे 100 तक नंबर लिखना है और मेरे आंसर कैसे पहले आपको अपना आंसर लिखना है और लास्ट में देखना कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, ये एक रियल एग्जाम जैसा है। ठीक है, इसको टाइम पास वीडियो ना समझें आप लोग। जैसे आप एग्जाम में 2 घंटे का बैठ के टाइम निकाल के देते हैं, तो इसमें 1 घंटे में यहाँ पे आपको एमआर नहीं भरनी है। तो 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में आप पूरा पेपर कर लेंगे और पूरा पेपर एक बार में देना है आपको। ये नहीं कि टुकड़े टुकड़ों में 20 क्वेश्चन अभी 30 क्वेश्चन बाद में, ऐसे नहीं। एग्जाम में जैसे आप पूरा क्वेश्चन करते हैं वैसे करेंगे, तो इससे क्या होगा? हैबिट आपकी एग्जाम के लिए बन जाएगी। ठीक है, चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य भाववाची में है? वे अब चलेंगे नहीं, वे अब चलने लगे हैं, उनसे अब चला नहीं जाता, वे चले आ रहे हैं। इसमें से पूछा गया कि कौन किस वाक्य में भाववाच्य है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट देखिए, उनसे अब चला नहीं जाता, यहां पे क्या है? एक भाववाच्य पैदा हो रहा है। ठीक है, तो वाक्य में क्या हो रहा है? भाववाच्य आ रहा है, उनसे अब चला नहीं जाता। क्रिया की, जैसे आपको पता है ना, क्रिया के जिस रूप में क्या होता है? भाव की प्रधानता होती है। अब यहाँ पे क्या भाव आ रहा है, तो वहां पे भाववाच्य रहेगा। ठीक है, और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है। यहाँ पे क्रिया का सीधा संबंध क्या हो रहा है? भाव से हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है? स्वर समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देखना। पहले क्या कह रहा है? अ उ ई ओ, ए ऐ ओ औ, आ ओ ई ओ उ आ। ठीक है, तो इसमें स्वर का सही सही बोल रहा है। ठीक है, तो क्रम देखिए क्या होता है? ए ऐ ओ औ। ठीक है, बाकी ओ के बाद आ आता है, ऊ नहीं आता, ये गलत हो जाएगा सीधे। आ के बाद ओ नहीं आएगा, ई ओ उ, ये गलत हो गया। तो ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है? रवि द्वारा नाटक खेला गया, रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, रवि द्वारा नाटक खेला जा रहा है, रवि द्वारा नाटक खेला जाएगा। तो इसमें से बोला गया कि रवि नाटक खेलता है, कर्मवाच्य के रूप में यहाँ पे कौन सा का वो कह रहा है? तो एक चीज हमेशा याद रखना, देखिए, रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, तो ये क्या है? यहाँ पे इसका एक कर्मवाच्य है। ठीक है, इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? रवि द्वारा नाटक खिला जाता है। तो ये जो शब्द दिया था इसका, सॉरी, ये स्टेटमेंट दिया था, इसका आपका कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा? रवि द्वारा नाटक खेला जाता है हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाक्य में जो खेला जाता है ना, यहाँ पे लिखा है खेला जाता है, तो इसका क्या है? इस वाक्य में खेला जाता है ना, क्रिया का क्या है? सीधा संबंध किससे है? नाटक, कर्म से। कर्म क्या है? नाटक की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सीधा संबंध है, खेला जाता है क्या? नाटक खेला जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया जिस रूप में क्या होती है? कर्म की प्रधानता होती है ना, और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, तो वहीं पे क्या होता है? आपका कर्मवाच्य होता है। सातवां है, वागी शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? वाक धन ईस होता है। क्या होता है आपका? वाक धन ईस। ठीक है, तो कौन सा वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां है, साखी शब्द का तत्सम रूप है? सीख, सखी, साक्षी या फिर साक्षी? साक्षी या फिर साक्षी?
तो इसमें कौन सा आपका बिल्कुल राइट होगा? तो देखिए यहाँ पे राइट होगा साक्षी। ठीक है, साक्षी शब्द का तो सुना था साक्षी। ठीक है, 9वां है निम्नलिखित में से एक अयोगवाह ध्वनि है अ, ई, उ, अह। ठीक है, इसमें से अयोगवाह की बात कर रहा है। तो अयोगवाह कौन सा होता है? अह आपका क्या है? एक अयोगवाह है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिन वर्णों में न तो स्वर होता है, नहीं व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अंग अह दोनों क्या है? अयोगवाह है। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, अंग हो जाएगा एक, अ हो जाएगा। ठीक है, 10वां है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आधीन, देखिए आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। पहला तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रज्वल होता है, प्रज्वल नहीं होता है। उज्जवल होता है, उ आधा जो 2 बार होता है उज्जवल में। ठीक है, तो ये भी गलत है। परिपुष्ट ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए 11वां है देव दर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो देव दर्शन का अवसर मिलना, ठीक है, तो इसको कहते हैं गंगा नहन, पणत पणन, हाथ लगन या फिर डोरी लगन। तो देव दर्शन का अवसर मिलना को कहा जाता है डोरी लगन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मतलब घ। अगला है 12वां क्वेश्चन, असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? उखड़ कहते हैं भूमि, द्यूका, सेरा या फिर यहाँ पे त्वेली। तो ये कहा जाता है उखड़ कहा जाता है। ठीक है, कहता है असिंचित भूमि को उखड़ भूमि कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां है कटकल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है लकड़ियों के लिए। ठीक है, जो कटहल कहते हैं। ठीक है, घास के लिए, ऊन के लिए या फिर अनाज के लिए। तो ये गट्ठर कहते हैं, कहीं कट्ठा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? लकड़ियों के लिए समूहवाची शब्द यहाँ पे क्या है? कटकल का इसको कहा जाता है। 14वां है ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द क्या है? जब ऊनी कपड़ा जलता है ना तो गंध आती है, तो क्या कहते हैं? कुतराण कहते हैं, किराण कहते हैं, इसको किकराण कहते हैं या फिर कुमराण कहा जाता है। तो देखिए जब ऊनी कपड़ा जलता है ना तो आप लोग भी घर गांव में कहते होंगे कितनी किकड़ानी आ रही है, कहते हैं। ठीक है, किकड़ाण कहते हैं। क्या कहते हैं? किकड़ाण। ठीक है, 15वां है पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा क्या कहलाता है? ठीक है, जो पारंपरिक शैली में मकान बने होते हैं उनका जो भूतल होता है नीचे का, ठीक है, तो उसका जो बरामदा होता है उसको क्या कहते हैं? बाहरी बरामदे को। तिबारी, डडियाली, निमदरी या फिर हाटीट। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसको? ये कहा जाता है आपका हाटीट कहा जाता है, हाटीट। ठीक है, तो ये थे हमारे उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो आज के एग्जाम में पूछ रहा है। 16वां है खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है? पहाड़ खोदकर चूहिया निकालना, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये आपका कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा परिश्रम बहुत पर लाभ बहुत थोड़ा, इसके लिए कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 रहेगा। ठीक है, 16 का डी रहेगा। 17वां है क्वेश्चन, ड्रग उज्झत टूटुट कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परति गांठी दुर्जन हिये दये नहीं है रीत। ये यहाँ पे पूछा गया है इसमें कौन सा अलंकार है करके। ठीक है, देखिए अलंकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें है आपका असंगति अलंकार, संदेह अलंकार, प्रतीप अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें कौन सा मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको असंगति यहाँ पे अलंकार मिलेगा। ठीक है, 18वां है वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, विस्मय या फिर उत्साह है। कौन सा होता है? तो ये होता है आपका वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, जबकि अगर कभी कभी ये होता है ना एग्जाम पूछता है क्रोध रुद्र का रूप रस क्या है? ठीक है, तो उसका होता है भय। ठीक है, इसका आपका भय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, विस्मय का क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, तो भयानक रस कह सकते हैं। भय का क्या होता है? भयानक होता है। चलिए 19वां है आगत का विलोम क्या होगा? अनागत, विगत, तथागत या फिर स्वागत। तो ये होता है आगत का अनागत होता है। कौन सा होता है? अनागत होता है। ठीक है, क्योंकि आगत का अर्थ होता है आया हुआ तथा। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूर्य, सूर्या, सूर्य, सूर्य। अब देखिए सूरज से क्या पूछा गया? यहाँ पे तत्सम बोला गया है जो संस्कृत के समान शब्द है, इनमें चेंज नहीं किया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका सूर्य यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सूरज शब्द, सूरज जो है आपका क्या है? एक तद्भव शब्द है। ठीक है, और सूर्य क्या है आपका? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे वो रहेंगे यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे बोला क्या गया है? 10 छात्रों वाले समूह को उनकी आयु के अनुसार किसी पंक्ति में बैठाया गया है। रोहन शुरुआत से 6ठे स्थान पर है और उसकी दोस्त सौम्या पंक्ति के अंत से 9वें स्थान पर है। उनके बीच कितने लोग हैं? टोटल पर्सन कितने? पहले वो देखो, टोटल कितने? 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बैठे हैं। अब यहां से जो है ना स्टार्टिंग से 6ठे स्थान पे कौन है? आपका रोहन है। तो 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पर कौन बैठा है? रोहन बैठा हुआ है। अब क्या कह रहा है? और उसकी दोस्त सौम्या पंक्ति के अंत से 9वें स्थान पर है। देखिए अब 10 लोग थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कौन बैठी है? यहाँ पे सौम्या बैठी है। ठीक है, अब इन दोनों के भी कितने लोग हैं? देखिए छठे यहाँ पे रोहन है, यहाँ पे सौम्या है, तो 1 2 3, 3 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंपल होता है, चीजें बन जाती है। ठीक है, 22वां है, 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखिए इसको ध्यान से देखना। अब पहली बार देखिए, पहला हमको डी एफ जे पी एक्स दिया है। ठीक है, सबको चेक करेंगे तो एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, डी का जो स्थान होता है ना वो आपका चौथा होता है, एफ का क्या होता है? 6 होता है, जे का 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं कि +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +2, अगले वाले में कितना हुआ? +4। ठीक है, तो यहां पे देखिए, फिर से कर रहा हूं मैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे डी दिया है, डी का होता है 4, एफ का 6 होता है, तो यहाँ पे +2 हुआ है दोनों में। उसके बाद अगर जे का अगर अल्फाबेट आप लोग देखते हैं तो जे आता है 10 पे आता है। कितने आता है? 10 पे आता है, तो यहाँ पे +4 हुआ है। ठीक है, फिर जे के बाद पी, पी का वैल्यू क्या होता है? 16 होता है, तो +6 हुआ है। फिर एक्स दिया होता है। ठीक है, तो एक्स में अगर 16 में 8 जोड़ते हैं तो 24, एक्स वाई जेड, एक्स का कितना होता है? 24, तो यहाँ पे +8 हुआ है। तो अगले में देखेंगे हम, अगला एच वाला दिया हुआ है। एच में देखना, एच के बाद +2, देखिए एच होता है 8, जे होता है 10, तो यहाँ पे +2 हुआ है। ठीक है, एन का कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे +4 हुआ है, जे के बाद +14, टी 20 होता है, तो +6 हुआ है 14 के बाद। ठीक है, और बी कितना होता है? बी का आप ऐसे मानो 26 होता है, वो जेड का होता है 27 28, मतलब +8 हो रहा है। देखिए बी आ गया है। ठीक है, तो सब में क्या हो रहा है? +1 +2 ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देखिए। अब देखिए अगला क्या के दिया है। ठीक है, के वाले में देखिए, पहले तो के बाद +2, ठीक है, एम आ रहा है। एम के बाद अगर हम +4 करते हैं, ठीक है, एन ओ पी क्यू सही आ रहा है। क्यू के बाद डब्ल्यू आ रहा है, तो क्यू एस हो गया ना, STUVWX, हाँ डब्ल्यू हो चुका है, तो +6 हुआ है। पर अगला देखिए, अगला दिया है एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो WX XYZ ABCDEF दिया है। अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जगह क्या होता? +8 हो रहा था, यहाँ पे +9 हो गया है। ठीक है, इसलिए गलत है यहाँ पे। ठीक है ना, इसको चेक कर लेना, आंसर यही मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, 23वां है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में से क्रम में रखने पर अक्षरों का कौन सा एक सेट उसे पूरा करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक ये होता है, देखिए आपको पहले क्या करना है, सबको ऐड कितने हैं वो देखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने मिले हमको? टोटल मिले हमको 12 मिले। ठीक है, टोटल 12 मिल गए। अब इनको डिवाइड कर लो, या तो 3 का पेयर बना लो या फिर 4 का पेयर बना लो। मैं क्या करूंगा, मैं 3 का यहाँ पे इनको क्या कर रहा हूँ, पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 3 का पेयर, 1 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, लास्ट के 3 बच गए। अब हमको ऐसी वैल्यू देखनी है जो सब में यहाँ पे आ रही है। आपको एक चीज ना यहाँ पे कॉमन दिख रही होगी। क्या कॉमन दिख रही होगी? सबके बीच में ना एस है। कैसे ऐसा? देखिए TST 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 TST, हमको मिला क्या? टी मिला, अगले वाले में एस मिला, फिर से एस मिला, फिर से टी मिला। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है? TSST, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, चीजें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति आव्यूह को पूरा करेगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए दिया क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या था? छोटा था, फिर ये एकदम भरा हुआ बड़ा बड़ा हो गया, ये फिर बड़ा, तो ये सब छोटा, फिर मतलब साइज क्या हो रहा है इसमें? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले में देखिए क्या होगा, इसमें तो ऑप्शन डायरेक्टली दिख रहा है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए पहले वाले में अगर इधर को जा रहा था, ठीक है, अगला ये, इसके बाद अगला कौन सा बनेगा? तो अगला आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो देख सकते हैं तो कौन सी वैल्यू आएगी? तो ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से बनेगा, इसको देख लेना, ऑप्शन नंबर ए। 25वां है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। अब वीना है, वीना एक लड़के को इशारा करे, कहा वह मेरे दादाजी, वीना है तो वीना के पिताजी होंगे, तो पिताजी के पिताजी क्या होंगे? इसके दादाजी होंगे। के इकलौते पुत्र, तो वीना के दादाजी के
इकलौते पुत्र, मतलब खुद वीना के पिताजी हो गए, का पुत्र, इनका पुत्र मतलब वीना का भाई हो जाएगा, ठीक है, इस भाई, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, ठीक है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, क्या है, भाई है, तो ये डायरेक्टली लिख रहा है, कुछ करना ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी। बस ब्लड रिलेशन में क्या करना है आपको, जनरेशन देखनी है। सबसे पहले देखिए, अगर दादा दादी वाली जनरेशन ये रहेगी, माता पिता चाचा चाची मम्मी वाली जनरेशन ये बीच वाली रहेगी, और खुद वाली जो हम लोग जैसे हैं, ठीक है, वीना हो गया, उसका भाई हो गया, तो ये कजिन हो गया, ये जनरेशन ये वाली रहेगी, ठीक है। और कभी भी याद रखने के लिए, जो फीमेल होती है ना, उसको आप लोग माइनस से डिनोट कर लो, और मेल को आप लोग प्लस से डिनोट कर लो, तो इससे चीजें कंफ्यूज नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये वीना इसका क्या है, भाई लगेगा इस लड़की, इसका जो बताया था कि एक लड़की की इशारा करते हैं, वीना ने लड़के का इशारा किया था ना कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब खुद उसके पापा हो गए, के पुत्र मतलब उसका खुद का भाई हो गया, ठीक है। तो वीना से क्या है, उसका भाई है वो। 26वां है, दिए गए कथन के आधार पर कौन सा तर्क प्रबल है। कथन दिया है, क्या संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है। अब यहाँ पे तर्क हमको दिया गया है। पहले क्या कह रहा है, हाँ, लय और मेलोडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव व्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती हैं। पहले तो हाँ हो गया। अगला कह रहा है, हालांकि आधार से वे मानव अभिव्यक्ति संगीत और भाषाई प्रणाली शक्ति के संत नहीं। ये इसका ना कोई तर्क यहाँ बैठ नहीं है, जो हमको कथन दिया हुआ है ना, हमको इसके अकॉर्डिंग देखना है कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो तर्क या राइट बैठ रहा है। तो यहाँ पे ओनली एक ही फर्स्ट वाला हमारा तर्क क्या है, प्रबल माना जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल राइट यहाँ पे, ठीक है। 27वां है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए अब इसको हम अगर हम मिलाते हैं ना, देखिए ये क्वेश्चन ना रिसेंट में आपका पूछा भी गया था, ठीक है। अगर हम इसको मर्ज करेंगे, जैसे फोल्ड करेंगे इसको, ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद जो आकृति आई कैसी आएगी, देखिए हमको ये था ना, तो ऊपर की अगर नीचे आएगी तो ये इस टाइप का बन जाएगा हमारा। कैसे बनेगा, ये दिया हुआ है ना, तो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो डी था ना, तो ये ऐसा था और यहाँ पे ऐसा था, इसको अगर पलटेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। 28वां कह रहा है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न दिया है, शहर वाई के संबंध में शहर एक्स किस दिशा में है। अब पहले हमको करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहली बात देखिए, एक्स जेड के उत्तर पश्चिम में है। अब कोई एक्स है ना यहाँ पे और कोई जेड है, एक्स का कह रहा है जेड के उत्तर पश्चिम। अगर जेड यहाँ पर है ना, तो देखिए जेड अगर यहाँ पर था तो इसका उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम वाला होगा, तो यहाँ पे एक्स होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपका जेड है, ठीक है। फिर से लिख रहा हूँ, ये आपका जेड है यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है, एक्स एम के उत्तर में है, एक्स एम के उत्तर में कह रहा है, ठीक है। तो एम यहाँ पे होगा क्योंकि उत्तर इसका एम का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो जेड के पश्चिम में है, हाँ, तो जेड यहाँ है, जेड के पश्चिम में एम हो गया है। अगला क्या कह रहा है, देखिए फिर से, एम वाई के उत्तर पश्चिम में है, एम वाई के। अब देखिए वाई कहां पर है, एम वाई के उत्तर पश्चिम में है। अगर एम यहां पर है ना, तो वाई कहां पे होगा, वाई आपका यहां पे होगा कहीं, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम इसका ये वाला रहेगा क्योंकि वाई यहां पे होगा, तो इसका ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा। वाई के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, शहर वाई के संबंध में एक्स किस दिशा में। क्वेश्चन में क्या था, शहर वाई के संबंध में, वाई यहां था, एक्स किस दिशा में कह रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो किस दिशा में है, ये उत्तर पश्चिम में ही है। देखिए उत्तर पश्चिम में है, कहां पर है, उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में है, तो यहाँ पे कौन सा हमको राइट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं केवल कथन 2 और 3 पर्याप्त है आंसर निकालने के लिए। तीसरा नहीं भी होता ना, सॉरी पहला नहीं भी होता ना, तो हम इन दोनों से यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये था, तो केवल कथन 2 और 3 पर्याप्त है यहाँ पे निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि पहला अगर हमारे पास एक्स जेड के उत्तर पश्चिम में नहीं भी होता तो हम आंसर, हमने क्वेश्चन निकाल लिया है ना, ये हमको वैसे भी डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाता, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं फंसाने के लिए, तो ध्यान देना थोड़ा सा। 29वां है, एक जॉगर 1 किलोमीटर पूर्व में चलता कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई है, ठीक है, ये कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर पूर्व, क्या कह रहा है, कहाँ चल रहा है, पूर्व की ओर दौड़ता है, ठीक है, 1 किलोमीटर। फिर कह रहा है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। और देखिए डायरेक्शन से हमेशा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर में चले गया और यहाँ 4 किलोमीटर चल गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहां से गया था, इधर हो जा रहा है ऊपर को, ठीक है। ऐसे एरो भी कर लेना, कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब यहां से इसका पश्चिम यहां को रहेगा, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर चलेगा, कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है।
फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 में चलता है। अब इसका जब नीचे को यहां जा रहा था तो इसको बायां नीचे को रहेगा, तो ये 4 किलोमीटर इसके यहीं पे पहुंच जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कितनी दूर और कहां है। अब वो कह रहा है अपनी प्रारंभिक स्थिति यहाँ। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कितनी दूर और कहां है। अब प्रारंभिक स्थिति उसकी यहां पर थी और अभी वो पहुंच यहां पे गया है। मतलब एक चीज ध्यान देना, ये 1 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, तो ये बीच का डायरेक्ट जो मिला होगा ना, ये हमारा कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। पहले तो ये बदल गया। अब किस दिशा में है देखिए, यहां पर था तो पश्चिम में कितना है, 5 किलोमीटर दूर है। पश्चिम में 5 किलोमीटर दूर है। 7 वाला कट करो, 7 वाला कट करो, पूर्व वाला कट करो, ये बिल्कुल राइट होगा हमारा। क्यों राइट होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर पश्चिम में है। ठीक है, क्योंकि एक पूछा गया था कौन सी दिशा में, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से चैप्टर कर लेना एक बार। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, यहाँ से हर पेपर में एग्जाम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस वाली वीडियो को देख लेना। बाकी मैं पीवाईक्यू जो है 6 पेपर है न्यू पैटर्न पे, तो उनके हर चैप्टर में हर पेपर में जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो मैं करवा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की कुल संख्या की गणना करें। अब देखिए वृत्त को गिनना है। पहली बार देखिए, एक वृत्त आपका ये वाला हो गया है, 2 3 4 5, एक बीच का 6, कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखना। पहले में कितने हो जाएंगे हमारे, 6 हो जाएंगे। बस सिंपल होता है। देखिए जो आपका आकृति गणना है, इसमें त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, और लाइन कितनी है, और आपके सर्कल कितने हैं। मैंने पूरे डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखना। हर चैप्टर मतलब जैसे त्रिभुज के 7 8 10 टाइप होते हैं, सब करवाए हुए हैं। आयत के 10 टाइप होते हैं, कैसे काउंट करते हैं, सब बताया, उसको एक बार देख लेना। अब आएंगे हमारे यहाँ से कंप्यूटर क्वेश्चन। ठीक है, मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा का अंतरण कराती है रोम, इंटरनेट कंट्रोल यूनिट या फिर रैम। तो यहाँ पे कौन करवाती है, ये करवाती है आपकी रैम करवाती है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो किसके संबंध है, ये है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, 33वां है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर कार्यक्षमता को जोड़ता है या कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करता है, कहा जाता है उसको यूटिलिटी प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम, कंपाइलिंग प्रोग्राम या फिर फंक्शन प्रोग्राम। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, 34वां है, कंप्यूटर पर लिखित जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, क्या कहते हैं, वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वेब इंफॉर्मेशन। इसको कहा जाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से बायोमेट्रिक प्रणाली में उपयोग किया जाता है अंगूठे और उंगलियों के निशान, बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका आवाज, ये भी सही है। आंखों का रेटिना, ये भी लिया जाता है, और नसों के इंप्रेशन, ये भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो सभी राइट रहेंगे। कभी आपका बायोमेट्रिक होता होगा, आपने देखा होगा, तो ये चीजें लेते हैं वहां पे। ठीक है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, दरोगा, फौजदार, सूबेदार या फिर कोतवाल। तो इसको क्या कहते थे, इसको आया था आपका कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी है। 37वां है, वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, मुंबई अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या फिर सूरत अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1916 में विभाजन तो मतलब 1907 में होता है सूरत अधिवेशन में, 1915 में फिर लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, ये फिर से मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो सूरत अधिवेशन था ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और 1915 की भी अध्यक्षता किसने की थी, दोनों आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप एक बार जाके पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 38वां है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र की जमीन पर लेखा जोखा रखता है, कानूनगो, लेखपाल, पटवारी या फिर तहसीलदार। तो देखिए ये तो एग्जाम ही है, आप लोगों का तैयारी आप इसलिए कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लेखा जोखा जो रखता है ना, कौन रखता है जमीन क्षेत्र का, तो लेखपाल की भर्ती आई, तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं, पटवारी की भी आई हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखना। 39 है, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था, कार्निवलस ने, मिंटो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या फिर वेलेजली ने। तो किसके द्वारा यहाँ पे करवाया गया था, तो ये करवाया गया था बंगाल में कार्निवलस के द्वारा। ठीक है, तो बंगाल एवं बिहार में स्थायी बंदोबस्त कार्निवलस ने आरंभ किया था, आपको पता ही है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, 40वां है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन,
इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको, ब्रिटेन नहीं। और इंडस्ट्रियल जो क्रांति हुई थी, ठीक है, रिवोल्यूशन जो हुआ था यहाँ पे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो याद रखना इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41वां है, भूकंप की लहरें जहां सर्वप्रथम पहुंचती हैं क्या कहलाता है? केंद्रक, क्रेटर, अभिकेंद्र या फिर उद्गम स्थल। तो ये कहलाता है आपका अभिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अगला है 42वां, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विंडरमियर, लाकनिस्त, लेक बैकाल या फिर लेक सुपिरियर। ये कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है लेक सुपिरियर। लेक सुपिरियर है कहाँ? ठीक है, ये है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। और आकार के दृष्टि से विश्व की क्या है? तीसरी सबसे थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, झील है। और ये कैसे मतलब हिमनद, हिमनद मतलब जो आपकी स्नो होती है ना, उससे निर्मित है ये। ठीक है, 43वां है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल 3 मौसम पाए जाते हैं? ठीक है, गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल या फिर तटवर्तीय तमिलनाडु में। तो क्या कह रहा है, किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं, कह रहे हैं। ठीक है, तो 3 मौसम जो पाए जाते हैं वो आते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ है? खासकर ये आपका असम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो असम में राज्य में स्थित ब्रह्मपुत्र घाटी में धान की फसल कितनी होती है? 3 मौसम यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ स्थित आपको पता है मेघालय क्या है? मानसरोवर में सबसे ज्यादा बरसात होती है। ठीक है, विश्व की सबसे ज्यादा। और आपने देखा होगा जो जहाँ पे धान की खेती के लिए होता है, अभी जैसे आपको मौसम चल रहा है, अभी धान की खेती के लिए ना सबसे बढ़िया मौसम, क्योंकि पानी बहुत चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, 2 फसल ऐसी है जो धान हो गया, गन्ना हो गया, इनके लिए भरपूर मात्रा में क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है। ठीक है, 44वां है, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न सेल तंत्र कौन सा है? कुड़प्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विध्वन तंत्र या फिर धारवाड़। देखिए एक चीज बता दूं, इसके साथ ही ना जीएस के में डेली, ये तो प्रैक्टिस पूरा है, इसके लिए मैं इसके साथ ही 50 क्वेश्चन डेली बेसिस पे मॉर्निंग में क्या करता हूं मैं, 20 से 25 मिनट में आपको जीएस के क्वेश्चन कराता हूं नए पैटर्न पे। उसमें देखना आप लोगों को हर टाइप क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो उसको भी देखिए आप लोग, क्योंकि जीएस में आप लोग जो मेंबर पीछे रह रहे हैं ना, तो वहां से आपके वो कवर हो जाएंगे। एक बार उस वीडियो को देखना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप जो दिन भर 2-3 घंटे जीएस पढ़ते हैं ना, तो एक बार उस वीडियो से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे। ठीक है, तो भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न तंत्र जो है वो कौन सा है आपका? ये आपका है धारवाड़ तंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है बहुत खनिज संपन्न शैल है, और खास यहाँ पे देखिए धातुएं लोहा सोना होती है, जो मैग्नीज होती है, यहाँ पे तांबा टंगस्टन है, ये लार्ज स्केल पर यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है ना, आगे है 45वां है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, वो क्या है? उभयचर है, एम्फीबियन है या फिर बोनीफिस है, शार्क है या फिर स्तनधारी, इसको मैमल कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? तो ये है आपका एक स्तनधारी है, एक मैमल है। ठीक है, क्या? जिसको है डुगोंग नामक समुद्री जीव है। 46वां है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है? तो देखिए ओरिजिनली हमारे संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, अनुसूचियां। अभी के टाइम पे कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 10वीं अनुसूची जो है ना, वो आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था। ये 10वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, दल बदल कानून, इसमें यह है अगर कोई नेता क्या होता है, किसी पार्टी से चुनाव जीतता है, उसके बाद दूसरी पार्टी में जाता है ना, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगी, उसकी सांसदी होगी या जो एमएलए जो भी होगा, उससे छिन जाएगा। ठीक है, और उसको सस्पेंड भी कुछ टाइम के लिए पार्टी से कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 47वां क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? उच्चतम न्यायालय की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत की अगर बात करूंगा तो 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 48वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 क्या है? ये है आपका अनटचेबिलिटी से। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी कौन सा हो जाएगा आपका? हाँ, ये दिखा हुआ, देखिए अस्पष्टता उन्मूलन से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है यहाँ पे PIL है, PIL। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो कौन सी यहाँ पे राइट दी हुई है आपको बताना है। तो दी हुई है देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 50वां, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या फिर रोम में? तो न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो ये आपका पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 51वां है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 95-96 में, 1998-99 में, 2004 और 5 में, या फिर 2001 और में, या 2000 या 2001 में? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये शुरू की थी 1998-99 में। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को, क्योंकि रिसेंट में ना क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है नए बजट में, तो क्या पता एग्जाम पूछने में तो कितने तक बढ़ा दी है, ये पूछ सकता है। ठीक है, करंट अफेयर मैंने करवाया हुआ है, उनको भी देखना है, अभी जहां से भी आपको पढ़ना है एक बार पढ़ लेना। ठीक है, 52वां है, भारतीय जीवन बीमा निगम क्षेत्र में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई है 26%, 49, 74 या फिर 100। ठीक है, ये भी है, रिसेंट का ही है न्यूज, मतलब आप करंट का ही है, तो 74% तक। 53वां है, पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिडल द्वारा, डब्ल्यू ए लेविस द्वारा, आर नक्से द्वारा, ए सैमुअल्सन के द्वारा। ठीक है, तो ये रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका जी मिल्टन द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो ये है, तो ये था क्या, जो पिछड़े देश होते हैं ना, तो पिछड़े देशों के आर्थिक विकास के लिए ये दिया गया था। ठीक है, गुन्नार मॉडल, जो ये सुझाव गुन्नार मिल्टन इनकी फुल फॉर्म थी, इनके नाम पे इनको रखा गया था, और ये दिया कब था? 1980 के आसपास। ठीक है, तो कांग्रेस द्वारा खारिज कर दिया गया था इसके साथ ही, और छठी पंचवर्षीय योजना का निर्माण इसके द्वारा किया गया था, क्योंकि आपको पता है ना, रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक आया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, यूपीएससी ने पूछा एक दो बार, इसको याद रखना। ठीक है, अगला है 54वां, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो ये है आपका नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है 55वां, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? नरसिम्हन समिति, रंगराज समिति, चलिया समिति या फिर राजमन्नार समिति। देखिए, जितनी समितियां हैं ना, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में, तो मैंने करवाई हुई है, आप वहां भी देख सकते हैं। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, एक बार इनको भी देख के जाना, क्योंकि इस हर, मतलब लास्ट टाइम चलिया समिति का संबंध पूछ लिया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पूछा गया है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, और जो चलिया समिति है ना, वो टैक्सेस है, किससे? कर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अगर हम बात करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपका नरीमन समिति। ठीक है, तो नरीमन समिति ने 1967 में सुझाव दिया था, 1967 में राष्ट्रीयकरण की सिफारिश इनके द्वारा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, 56वां है, अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोको विडोडो, मेगावती सुर्कोपुत्री, प्रोबोतो सुबियांतो, सुसीलो बबांग युदुनवानो। ठीक है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वो कौन है? तो ये हो जाएंगे प्रोबोवो सुबियांते। और ये न्यूज इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि ये रिपब्लिक डे परेड में आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, 57वां है, हमास क्या है, जिसका प्रमुख यहां शनिवार अक्टूबर 2024 में इजरायली बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान दक्षिणी गाजा में मारा गया था। तो देखिए, रिसेंट में ना ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि आपको जो रिसेंट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं देशों के, ठीक है, तो उसके साथ भी आप अवेयर है नहीं है, अगर न्यूज में आपको पता है, आप किताबों तक सीमित है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर का एक एक चीज पढ़ के जाना, कितने लॉन्च पैड को उड़ाया था, किस डेट को उड़ाया था, इंडियन एयरफोर्स के उड़ाया था, आर्मी ने उड़ाया था, सब चीज जाकर देख के जाना। कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर मत बोलना कि ये उल्टा सीधा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो चीजों को हर चीज पढ़ना, कितने सिटीज में कितने लॉन्च पैड थे उड़ाए थे, 3 दिन में, 3 दिन चला था, 4 दिन चला था ये कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सबकी देखना, सियालकोट में कितने चीजों को कितना डिस्ट्रॉय किया था करके। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए, अब जो ये हमास है ना, कहने को, देखिए हमास आप लोग न्यूज में पढ़ते हो, आपको लगता है भाई आतंकी संगठन है। हमास एक आतंकी संगठन यहाँ पे नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, ये क्या था? एक राजनीतिक व उग्रवादी संगठन है। ठीक है, इसको याद रखना, ए हो जाएगा। 58वां है, ड्यूस, डबल ड्रॉप, फॉल्ट शब्दों का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ठीक है, तो इसका संबंध है आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रबल भित्ति है? अंटार्कटिका, अटलांटिका महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर ने प्रबल भित्ति क्या है? बहुवार्षिक यात्रा में यहाँ पे मिलती है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे यहाँ पे मिलती है, और विश्व की सबसे बड़ी क्या है? प्रबल भित्ति। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, जो प्रशांत ये कोरल रिलीफ है ना, ये कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाए जाते हैं, लार्ज स्केल पर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मारियाना ट्रेंच भी उसी साइड पड़ता है, जो सबसे गहरा है वहां पे। ठीक है, महासागर। चलिए, 60वां क्वेश्चन है, यहाँ पे सूचियों का मिलान करना है, पुस्तक दी हुई है और उनके लेखक दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, पहला कह रहा है द इनसाइडर। ठीक है, द इनसाइडर ये किसकी तरह लिखी गई? ये लिखी है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, फिर से नरसिम्हा राव। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। उर्वशी, इसका संबंध है रामधारी सिंह दिनकर का, ये 2 हो जाएगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये किसकी है? ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, ये है विपिन चंद्रा की। ठीक है, ये हो जाएगा 1। और इसके बाद है द वेल्चर ऑफ आर्ट्स, ये है आर के नारायण की, ये आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, तो 3214, तो 3214 दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हमारे जीएस क्वेश्चन, सॉरी उत्तराखंड क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट रहेंगे। 61वां है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है?
तो 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 62वां है, एबर्ट माउंट किस जिले में स्थित है। ठीक है, देखिए एबर्ट माउंट और मायावती आश्रम ये दोनों यूकेपीएससी काफी ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये दोनों चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये बात करेंगे कहां पर है, तो लोहाघाट में है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट शहर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। 63वां है, निम्न में से कौन सा बुग्याल क्षेत्र गोमुख के निकट उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, केदार खर्क, जोराई, कसनी खर्क या फिर चौमासी। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केदार खर्क हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जोराई बुग्याल टिहरी जिले में है। अब जोराई बुग्याल कहां पे है, ये आपका टिहरी में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। साथ ही साथ अगर कसनी खर्क बुग्याल कहेगा तो ये आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। अगर चौमासी की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका चमोली में। ठीक है, तो सबको याद रखना, कोई भी पूछ सकता है। 64वां है, हेमकुंड झील घिरी है। तो देखिए जो हेमकुंड झील है चमोली में, ये किससे घिरी हुई है, ये घिरी हुई है 7 हिमांचित शिखरों से घिरी हुई है। ठीक है, इन्हें सप्तश्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सप्तश्री भी कहते हैं। और इनके अधिकतर यहाँ क्या है, एक हाथी पर्वत भी है, हाथी पर्वत। ठीक है, अगला है 65वां, थलैया सागर पर्वत श्रेणी कौन सा ताल स्थित है। तो थलैया सागर पर्वत श्रेणी में ना कौन सा ताल है, लोकताल, खिड़ाताल, यमताल या फिर केदार ताल। तो ये हो जाएगा आपका केदार ताल। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 66वां, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर भक्त दर्शन से संबंधित है। 14 वर्षों में जीवन भर खादी पहनने का, 14 वर्ष के बाद जीवन भर खादी पहनने का इनने निर्णय लिया था। ठीक है, अगला कह रहा है पहला आपका सही है, स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द हटा दिया था। हाँ, तो ये भी बिल्कुल राइट है। इन्होंने कर्मभूमि नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था, ये बिल्कुल सही है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेंगे, तो उपयुक्त सही। ठीक है, यहाँ पे सभी राइट है, डी हो जाएगा। 67वां है, कर्तव्य राज्य क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तरी रुहेलखंड या फिर ये सभी। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम रिसेंट में जो कर्तव्य राज्य है ना, जो पहले था और रिसेंट में हम क्षेत्र शामिल देखते हैं, तो उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल भी आता है और उत्तरी रुहेलखंड वाला क्षेत्र भी आता है। तो ये सभी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कर्तव्य राज्य ना उत्तराखंड, हिमाचल, रुहेलखंड उत्तरी क्षेत्र, इसके जो उत्तरी क्षेत्र है ना वो पूरे इस क्षेत्र में आते हैं। साथ ही साथ एक चीज और भी है, तो और समुद्रगुप्त के जैसे हम जाते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग, जो आपका प्रयाग स्तंभ है, ठीक है, तो उसमें कर्तव्यपुर को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा अधीन राज्य बताया भी यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्तव्यपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। देखिए अगर आपने ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो मैंने इसके लिए ना एक हिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें 4 वीडियो आ चुकी है, जिसमें सिलेक्टेड, मतलब पूरा हिस्ट्री तो नहीं करवा रहा हूँ, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं नोट्स अजय रावत जी की बुक से उससे नोट्स आ रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बुक है हिस्ट्री की। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिए, आधे घंटे की वीडियो रहती है और 10 से 12 लेक्चर में पूरा हिस्ट्री में कवर कर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है कर्तव्यपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड में नया अधिकार किया था ना, तो ये किसने किया था, ये किया था नागवंश ने। ठीक है, और कब किया था, 5वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 69वां क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया था। खुशीराम, हेमंती नंदन बहुगुणा, जयानंद भारती, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था, ये किया था हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने। 70वां क्वेश्चन है, कर्तव्यपुर राज्य के संस्थापक कौन थे, कुनिंद, समुद्रगुप्त, अमोभूति या फिर सील वर्मन। तो ये थे आपके कुनिंद थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 71वां, टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में यह कौन से नंबर पर है, द्वितीय, प्रथम, तृतीय या फिर 8वें नंबर पे। तो एशिया में ये प्रथम नंबर पे है। ठीक है, तो याद रखना इसको, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 260.5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 72वां क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, प्रमुख डैम दिए हुए हैं, साथ ही उनकी अवस्थी दी हुई है। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगा नदी पर है। ठीक है, बिल्कुल सही है पहला तो, पर हमको पूछा गया, गलत पूछा गया है। किसाऊ डैम टॉन्स नदी पर है, बिल्कुल सही है। कोटेश्वर डैम, देखिए कोटेश्वर डैम ना सरयू नदी पर नहीं है। ठीक है, लखड़वाल डैम यमुना नदी पर, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका जो है ना कहां पर है ये बांध, ये आपका है भागीरथी नदी पर है। कहां पर है, कोटेश्वर बांध भागीरथी पर है। कहां पे है, भागीरथी। ठीक है,
73वां है निम्न उद्योग व स्थान में से कौन सम्मिलित नहीं है, कह रहा है। पहला दिया हुआ है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ठीक है, कहां पर है, ऋषिकेश में है पहला तो, ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर, ये भी बिल्कुल राइट है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लसडाउन, ये भी सही है। वैक्सीन कारखाना रानीखेत नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ यहाँ पे। 74वां है उत्तराखंड में रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल या फिर राजपुर, तो ये है आपके देहरादून में। कहां पर है, देहरादून में है, ठीक है। अगला है 75वां क्वेश्चन, कथन वाला क्वेश्चन है, देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी में झंडा मेला शुरू हो जाता है, ठीक है, तो पहला तो आपका क्या हो जाए, राइट है बिल्कुल। कारण क्या कह रहा है, झंडा मेला गुरु रामराय के जन्मदिन में लगता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन ना आप लोग समझते नहीं है कि कथन और कारण में आंसर कैसे सही होता है। देखिए पहली बात देख क्या बोला था, कथन दिया हुआ था, कथन में क्या कहा था, देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी से झंडा मेला शुरू होता है, बिल्कुल राइट था। अब कारण क्या कह रहा था, उसका कारण क्यों लगता है वो, झंडा मेला गुरु रामराय के जन्मदिन, हाँ, तो कहीं ना कहीं दोनों कथन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ना गुरु रामराय जी का संबंध से नहीं बताता, कुछ और बताता, तो ये बिल्कुल क्या होता, राइट होते, पर एक दूसरे को क्या करते, ये लोग व्याख्या सही नहीं करता, बट ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। 76वां है प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक किसे माना जाता है, तोता कृष्ण गैरोला, ठीक है, प्रोफेसर एल.एम. वर्मा, भरत कवि या फिर राधा भट्ट को, तो ये किसको माना जाता है, ये माना जाता है आपका तोता कृष्ण गैरोला को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है, कव्वाली, रामलीला, रसिया या फिर गजल, तो कौन सा करता है, तो ये करता है रसिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है। 78वां है प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है, खुशीराम, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, हर्षदेव जोशी ओली या फिर मोहन सिंह मेहता को, जिसका होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है 79, पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मनोदय काव्य या फिर ये सभी, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये सभी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। इनकी रचना भरत कवि के द्वारा भी की गई थी यहाँ पे। 80वां है उत्तराखंड पुलिस के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, अब देखिए पुलिस का एग्जाम भी है अगले हफ्ते, ठीक है, और अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है आयु सीमा को लेके, यहाँ पर भी क्वेश्चन डाल दिया था 18 से 25, 18 से 21, 18 20 से 25 या 18 से 30, ठीक है। अब इसका आंसर तो हम क्या ही लगाएं, कितनी होनी चाहिए कह रहे हैं, हम तो कहेंगे कि 18 से 25 ही होनी चाहिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं बट यहाँ पे डाल दिया ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 81वां क्वेश्चन है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद स्थित है भीमताल में, नरेंद्र नगर में, घुड़दौड़ी में या फिर श्रीनगर में, तो ये कहां पर है, ये आपका नरेंद्र नगर में है, ठीक है। 82वां क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आपका एचएनवी गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है, 15 जनवरी 2009 को दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 83वां है पंचकेदार वर्ग में निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है, कह रहा है, ठीक है, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या फिर विश्वनाथ, कौन सा नहीं आता है, विश्वनाथ यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। 84वां क्वेश्चन है उत्तराखंड पर्यटन नीति कब लागू की गई थी, 2005, 2002, 2004 फिर 2001 में, तो ये कब की गई थी, ये की गई थी 2001 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है होम स्टे योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ लिया गया है, तो होम स्टे 2017 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट होने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक होम स्टे 2018 वाला भी है, ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक 2017 होगा, इसको एक बार क्रॉस चेक करना आप लोग, ठीक है। अगला है 86वां क्वेश्चन, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है, गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ या फिर उत्तरकाशी, तो ये है आपका जोशीमठ है, ज्योतिर्मठ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ चमोली, जोशीमठ, ठीक है, ये जोशीमठ चमोली दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं, देखना एक बार। 87वां है पाताल भुवनेश्वर स्थित है चमोली में, ठीक है, पाताल भुवनेश्वर आपका पिथौरागढ़ में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा आप लोगों का यहाँ पे। 88वां है उत्तराखंड में पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, पवलगढ़ वर्ल्ड सेंचुरी रिजर्व, नैना देवी या फिर उपरोक्त सभी, तो कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हैं, ठीक है। 89वां है उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद ने प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण के मुद्दे पर याचिका दाखिल की थी, माधव आशीष, चंडी प्रसाद भट्ट, कल्याण सिंह रावत, अवधेश कौशल, किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था, ये किया गया था अवधेश
कौशल के, ऑप्शन नंबर डी। 90वां है उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब किया जाएगा या कब हुए थे अभी, ठीक है, तो ये 2025 में हुए थे अभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट सभी को एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। तो 2025 में अभी हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 91वां क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, कौन से जोन में आता है, 1 2 3 4 2 3 4 5, तो उत्तराखंड यहाँ पे आता है आपका 4 और 5 में, ऑप्शन नंबर डी। 92 है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, हाथी, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, काला भालू, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है आपके हाथियों के लिए, ठीक है। अब यहाँ की बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, अगर ये पूछता कॉर्बेट तो बाघों के लिए है, ठीक है। 93 है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी 2017 में, ठीक है। अगला है 94 उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना राज्य में कितने परिवार को कवर करेगी, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर 18 लाख, ये करेगी आपकी 18 लाख लोगों को, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, देखिए उत्तराखंड का जो 2011 की जनगणना के अनुसार 189 है, ठीक है। 2001 के अकॉर्डिंग ये कितना था, 159 था, 30 बढ़ा हुआ था, ठीक है, 30 की वृद्धि हुई थी यहाँ पे, तो 189 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि सबसे ज्यादा कहां पे है, तो हरिद्वार में है जनघनत्व, ठीक है, कितना है, 801 है, और वही हम सबसे कम की बात करेंगे तो ये है उत्तरकाशी में, और कितना है, 41। अगर ओवरऑल एवरेज देखते हैं पूरे 13 जिलों का तो ये आपका 189 बैठता है, ठीक है। 96 है उत्तराखंड, कथन 1 कह रहा है उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के द्वारा अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1000 नए स्टार्टअप शुरू करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। चलो पहले तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है इस नीति के अंतर्गत पंजीकृत स्टार्टअप को प्रत्येक महीने 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये भी बिल्कुल आपका सही है, तो दोनों सही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 97 है अप्रैल मई माह 2024 तथा उत्तराखंड में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन किसने किया था, इसरो, डीआरडीओ, बीआरओ या फिर टीएचपीसी के द्वारा, तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका इसरो के द्वारा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 98 उत्तराखंड राज्य को ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, टॉप अचीवर्स अवार्ड, इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड, स्पिरिट अचीवर्स अवार्ड, इनमें से कोई नहीं, तो ये मिला था आपका टॉप अचीवर्स अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, 2022 और 23 के उत्कृष्ट उसके लिए, ठीक है, कार्य के लिए। 99 है 9वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया, हरिद्वार, चंपावत, देहरादून या फिर नैनीताल में, तो ये किया गया था आपका देहरादून में किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, लोक जीवन विकास भारतीय संस्था को, संकल्प तरु संस्था को, एएनबी दोनों को, इनमें उपरोक्त में से किसी को भी नहीं, ठीक है, ये दिया गया है लोक जीवन विकास भारतीय संस्था और संकल्प तरु को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो भिलंगना घाटी स्थित एक भिलंगना घाटी में लोक जीवन विकास संस्था है ना देहरादून में, इसको 2024 में का केदार सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। यह इस पुरस्कार क्यों दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट करें, साथ में जो मैंने आपको कितना स्कोर आपको बनाया वो भी में अपना कमेंट जरूर करें, आपका कितना स्कोर बनना है, जो मैंने क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर जरूर दें और अपना स्कोर भी यहाँ पे लिख के जाए, ठीक है। तो आप समय कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, ऐसे आपके लिए और भी जो प्रैक्टिस है वो करवा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।